फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बीएस सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो हम प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम भारत की जनजातियों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम नागा जनजाति है उसका अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में गौंड जनजाति है उसका अध्ययन हमने किया था। तो आज हम नागा जनजाति है उसका अध्ययन करेंगे। नागा जनजाति है ये नागालैंड यानी उत्तरी पूर्वी भारत में निवास करती है, विशेष तौर से नागालैंड में भी करती है और कुछ संख्या में ये उसके आसपास के क्षेत्रों में भी रहती है। अब इनका जो देखो क्षेत्र है, अब नागालैंड में ये निवास करते हैं तो इनका क्षेत्र कैसा होगा। वहाँ अत्यधिक बरसात होती है यानी बहुत अधिक आर्द्र क्षेत्र है। बरसात अधिक होती है तो घने जंगल भी है। घने जंगल होंगे तो हिंसक पशु भी है वहाँ पे और विषैले कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। तो मतलब कि एनवायरनमेंट का पता हमें चल जाता है और ये आप जैसे भूगोल के विद्यार्थी हो आपको भी रहना चाहिए। तो उसके बाद जैसे नागा शब्द है, नागा शब्द से अभिप्राय ज़्यादातर जो विद्वान हैं वो यही मानते हैं ये नंगंद रहते हैं इसलिए इनको नागा कहते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं है, जो नागा लोग होते हैं ये नाग की पूजा करते हैं इसलिए इनको नागा भी कहते हैं। दूसरा, संस्कृत भाषा में जो नग है जो शब्द है उसका अर्थ पर्वत से भी होता है। तो क्योंकि ये पर्वतों में निवास करते हैं तो इसलिए इनको नागा कहते हैं। और ये क्या है, एक आदिम जनजाति है। ये एक आदिम जनजाति है। तो आदिम जनजाति है तो मुख्य धारा है उससे अलग है, जो समाज की मुख्य धारा उससे अलग है, आधुनिकता से अलग है। और इनकी कृषि कैसी होगी, आदिम कृषि होगी। आदिम कृषि होगी तो स्थानांतरित कृषि होगी। अब जब पहाड़ों पे रहते हैं तो आपको अनुमान हो जाना चाहिए कि ये सीढ़ीनुमा खेती करते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये देखो कुछ क्षेत्र होते हैं, क्षेत्र के अनुसार ही वहाँ की कुछ विशेषताओं का पता हमें अपने आप ही लग जाता है भूगोल के अध्ययन से, ठीक है। तो हम देखो इसको विस्तार से लेते हैं नागा जनजाति को। सबसे पहले इसका जो निवास क्षेत्र देखते हैं। निवास क्षेत्र देखो, नागा जनजाति है नागालैंड में निवास करती है। नागालैंड में उत्तरी पूर्वी भारत में निवास करती है। उत्तरी पूर्वी भारत पहाड़ी क्षेत्र है। वर्षा अधिक होती है यहाँ। वर्षा अधिक है तो क्या होगी, जलवायु आर्द्र होगी। यहाँ पे जलवायु यहाँ आर्द्र है, ठीक। तो ये इनका निवास स्थान है, ये पहाड़ों में ही निवास करते हैं। अब इसमें देखो जो पहाड़ों में निवास करते हैं तो ये देखो यहाँ तो घाटियों में निवास करते हैं। जो पहाड़ों में जो घाटियाँ होती है वहाँ निवास करते हैं, या जो पर्वत है वहाँ पे ये निवास करते हैं। इनका निवास स्थान ये अपना वहाँ पे बनाते हैं। फिर ये मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का पर्वतीय क्षेत्र से लेकर ब्रह्म की अर्कान पहाड़ियों तक विस्तृत है ये, यानी मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ भी कुछ नागा जनजाति है निवास करती है। तो फिर इसमें आगे है भारत के उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रदेशों में पटकोई से चीन पहाड़ियों तक असम और म्यांमार के बीच जाति संबंधी कोई स्पष्ट रेखा नहीं है और इन जातियों में सांस्कृतिक और जातीय दोनों दृष्टि से घनिष्ठ संबंध है। और उसके अलावा देखो
जो नागा है ये मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं हैं, और यहाँ पर ईसाई जो मिशनरी होते हैं, ईसाई मिशनरियों द्वारा इनमें परिवर्तन लाया जा रहा है। ईसाई जो मिशनरी होते हैं वो इनको रहन सहन के तरीके बता रहे हैं, इनको पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं और समाज की मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। तो कुछ जो नागा है उन्होंने ईसाई धर्म भी स्वीकार कर लिया है, तो ये इनका निवास क्षेत्र है। उसके बाद जो नागा का उद्गम है, उद्भव है, वो देखते हैं। तो नागा शब्द है उसका उद्भव देखते हैं। ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि ये नंगन अवस्था में रहते हैं इसलिए इसको नागा कह दिया, मगर ऐसा नहीं है। नागा का उद्भव, ये सर्प की पूजा करते हैं, इसलिए इन्हें नागा कहते हैं। ठीक है। दूसरा है जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा में जो नग है से तात्पर्य पहाड़ से होता है, तो इसलिए इन्हें नग से क्या नागा बना है, इसलिए इन्हें नागा कहते हैं, यानी पहाड़ों पर रहने वाले नागा। तो संस्कृत के नग से नागा बना है, तो नग का अर्थ पहाड़ों से लिया जाता है। ठीक है। अब इनकी अर्थव्यवस्था देखते हैं, नागा जनजाति की अर्थव्यवस्था। नागा जनजाति की अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था में इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि करना, पशुपालन और आखेट करना है। और जहाँ पर इन्हें सुविधाएं प्राप्त होती हैं वहाँ पर नागा जनजाति है अपने घर के सदस्यों से कुटीर उद्योग स्थापित कर लेते हैं। इनके जो घर के सदस्य होते हैं उनके द्वारा ये कुटीर उद्योग स्थापित कर लेते हैं। और नागा जनजाति की प्रमुख आर्थिक क्रियाओं में आखेट, मछली पालन और कृषि कार्य है। सबसे पहले आखेट लेते हैं, यानी शिकार करना। जो नागा जनजाति है आखेट में यह प्रवीण होते हैं। पहाड़ी एवं मैदानी नागाओं की आखेट करने की विधि भिन्न भिन्न है, यानी कुछ जो नागा है वो पहाड़ों पर रहते हैं और कुछ मैदानों में रहते हैं। तो इनकी शिकार करने की जो तरीका है वो पहाड़ों पर और मैदानों में अलग अलग है। शिकार में ये इनके मुख्य शस्त्र होते हैं तीर कमान, भाला और दाव। एक दाव होता है इनका औजार है, इनका महत्वपूर्ण औजार। दाव होता है, ये क्या कहते हैं, कोई पशु होता है उसे नदी की तरफ उसे धकेलते हैं और नदियों के खादर में उसका शिकार करते हैं पशु का। और ये अपने जो तीर कमान होते हैं उस पर विष लगा के रखते हैं ताकि जो शिकार करे वो तुरंत ही मर जाए। और इनके जो आखेट होता है, शिकार होता है नागाओं का जो शिकार करने का जो इनके नियम है वो बड़े सख्त होते हैं। अगर जिस समय ये कृषि कार्य करते होते हैं तो उस समय ये शिकार बिल्कुल नहीं करते। इनके जो नियम है वो कठोरता से उनका पालन किया जाता है। और किसी गांव की सीमा में अगर ये शिकार करते हैं तो जो शिकार करते हैं उसका आधा हिस्सा उन गांव वालों को भी इनको देना पड़ता है। तो ये था इनका आखेट। आखेट के बाद अब है कृषि।
अब कृषि जो मैंने पहले बताया था आपको, आदिम जनजाति है, तो कृषि का जो तरीका है इनका आदिम ही होगा, यानी स्थानांतरित कृषि करेंगे। पहाड़ों पर निवास करते हैं तो सीढ़ीनुमा कृषि भी करेंगे, ठीक है। और मुख्य इनका जो खाद्य है या फसल है वो है पहाड़ी धान या चावल। तो इसका ये इसी को सबसे अधिक उगाते हैं और इसी का सबसे अधिक सेवन करते हैं। जो स्थानांतरित कृषि है उसका पहले भी आपको बता रखा है कि आदिम कृषि है, पुराने तरीकों से की जाती है, पुराने औजारों से की जाती है, ठीक है। और वनों को जलाकर ये खेत की भूमि तैयार करते हैं, 2 से 4 साल तक वहाँ कृषि करते हैं। उसके पश्चात जो खेत है उसे छोड़ देते हैं, 2-3 साल के लिए उसको पड़ती छोड़ देते हैं, फिर अन्यत्र कहीं कृषि करने लग जाते हैं। इसे स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि कहते हैं। उसके बाद देखो ये जो फसलों की जो सिंचाई होती है वो तालाबों से और नहरों से करते हैं। सीढ़ीदार खेत भी बनाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है तो सीढ़ीदार खेत भी बनेंगे। उसके बाद ये कुछ जो फसलें हैं बागवानी फसलें भी उगाते हैं, जैसे संतरा हो गया, नाशपाती हो गया और चाय होगी, ठीक है। चाय यहाँ जंगली अवस्था में मिलती है, जंगली पौधे के रूप में यहाँ चाय उगती है। और सेव भी ये लोग उगाते हैं। तो ये थी इनकी कृषि, ठीक है। कृषि के बाद इनका लेते हैं कुटीर उद्योग। देखो नागा जनजाति का मुख्य कुटीर उद्योग धागों द्वारा कपड़ा बुनना होता है। ये क्योंकि जो नागा जनजाति है ये थोड़ी बहुत मात्रा में कपास की कृषि भी करते हैं। वहाँ से ये कपास प्राप्त करते हैं, धागा बनाते हैं, धागे से ये कपड़े बनाते हैं। तो कपड़ा ये स्वयं बनाते हैं, जनजातियाँ है जो भी है कपड़ा बनाने का काम ये स्वयं करते हैं। तो उत्तरी पूर्वी भारत की अधिकांश आदिम जनजातियों द्वारा छोटे करघों के माध्यम से कपड़े की बुनाई की जाती है। इनका मुख्य कुटीर उद्योग मोटा कपड़ा बनाना है। जो नागा जनजाति है इनका जो मुख्य कुटीर उद्योग है वो कपड़ा बनाना है, और कपड़ा बनाने का काम भी इन्होंने बांट रखा है। एक व्यक्ति कपास को चुनने का कार्य करेगा, एक कपास को चुनने के बाद कुछ सूत काटने का काम करेगा, तो और कुछ लोग कपड़ा बनाने का कार्य करेंगे। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं और चटाई और टोकरियाँ बनाने का कार्य भी करते हैं। जो लोहार होता है उनका यहाँ बहुत अधिक सम्मान है। नागा जनजाति में जो लोहार होता है उसका बहुत अधिक सम्मान है, उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और प्रत्येक गांव में लोहार मिलता है जो कि कृषि औजार बनाता है, इसलिए जो लोहार है उसका सम्मान अधिक होता है। उसके बाद मछली पकड़ने का कार्य, ये तालाबों से और नदियों से करते हैं। पहाड़ी भागों के नीचे स्थित तालाबों में जाल द्वारा टोकरों और भालों की सहायता से ये मछली को पकड़ते हैं। जाल भी बिछाते हैं, भाले के द्वारा मतलब सीधा ही भाला फेंक कर मछली का शिकार भी करते हैं। उसके बाद है मानव अधिवास। इनका मतलब रहने के झोंपड़ी है, इनके गांव है वो किस तरीके से है। देखो मानव अधिवास में ये जो जनजाति है पहाड़ों पे निवास करती है, और पहाड़ों की ढाल पे ये कृषि कार्य करती है। गांव बनाने के लिए ये 2 बातों को ध्यान में रखती है। एक तो जो जलाशय है वो पास में होना चाहिए ताकि पीने का पानी इन्हें आसानी से मिलता रहे। उसके बाद दूसरी चीज़ है जो कृषि योग्य भूमि है वो होना ज़रूरी है। जहाँ उपजाऊ भूमि लगेगी इन्हें जो जिस पे ये कृषि कर सके वहाँ ये अपना आवास बनाते हैं। एक तो जहाँ जल स्रोत हो और एक जहाँ पर उपजाऊ जमीन हो वहाँ अपना निवास बनाते हैं। और एक गांव में औसत से 200 से 300 झोंपड़ी इनकी होती है, यानी 200 से 300 घर इनके होते हैं। और इनके जो मकान होते हैं वो प्राय 2 छतों के बने होते हैं। मकान में ये 2 दरवाजे रखते हैं। एक तो जो फ्रंट का सामने का दरवाज़ा है वो ये बड़ा बनाते हैं, और पीछे का जो दरवाज़ा है वो ये छोटा बनाते हैं। जो धनी नागा लोग होते हैं वो अपने घरों में
सींग लगाते हैं। और दरवाजे पर कुछ नागा लोग बालों से बनी खाल लटकाते हैं। ये मतलब घर को अपने सजाने का कार्य करते हैं। यह इनके घर को सजाने की ये वस्तुएं हैं। और जिन स्थान पर नागा लोग नृत्य करते हैं वहाँ पर चारों ओर एक ये घेरा बनाते हैं पक्की ईंटों का, एक गोल वृत्ताकार घेरा बनाते हैं। और जो मारम नागा अपने घर का दरवाज़ा पश्चिम की ओर नहीं करते हैं। इनकी नागाओं की एक जनजाति है मारम, वो अपने घर का दरवाज़ा कभी भी पश्चिम दिशा की ओर नहीं रखते हैं, क्योंकि मारम नागाओं का यह मानना होता है कि पश्चिम दिशा से ये शीतल वायु आती है, इसलिए ये अपना घर का दरवाज़ा पश्चिम में नहीं रखते हैं। उसके बाद देखो इनकी वेशभूषा है। वेशभूषा भी देखो इनकी विचित्र होती है, अलग अलग तरीके की होती है। ये पक्षियों के जो पंख होते हैं वो लगाते हैं सिर पे, और पशुओं की खाल भी पहनते हैं। तो वेशभूषा में देखो भिन्न भिन्न नागा वर्ग विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। कपड़ों का चयन उनकी उपलब्धि और मुखिया के आदेश से होता है। यानी जो कपड़ों का चयन है इनकी उपलब्धि, यानी जो धनी होगा या जिसके पास कुछ अच्छी पोजीशन में होगा वो उसके अनुसार अपने उसके वस्त्र होंगे। और वस्त्र जो पहनने का आदेश है इनका मुखिया भी देता है कि कौन सा व्यक्ति या किस वर्ग के व्यक्ति किस तरह के वस्त्र पहनेंगे। शरीर पर ये शेर चीते आदि के चित्र गुदवाने का रिवाज है। यानी शेर हो गए और चीते हैं, इनका टैटू ये शरीर पे बनाते हैं। जैसे गोंड जनजाति बनाती थी वैसे भी ये जो आदिम जनजाति है ये भी बनाती है। मेलों और त्योहारों के समय सभी अच्छे कपड़े पहनते हैं। कुछ नागा लोग सिर पर सींग और पक्षियों के पंख बांधते हैं। तो पशुओं के सींग और पंख बांधना भी इनकी वेशभूषा में शामिल है। मतलब ये अपने आप को सजाते हैं इनके द्वारा। सभी नागा स्त्रियां गले में कोड़ी और मूंगे मोतियों की माला पहनती है। जो नागाएं महिलाएं होती है वो गले में कोड़ी और मूंगे की मालाएं पहनती हैं। बहुत से नागा लोग सिर पर टोपी पहनते हैं जो अधिकतर पशुओं के बालों की तथा बेल पत्तों की बनाई जाती है। जो टोपी होती है पशुओं के बालों से या पत्तियों से बनी होती है। अब है भोजन। भोजन में देखते हैं नागाओं का देखो मुख्य जो भोजन है वो चावल होता है, परंतु चावल अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं होता। अब चावल का जो उत्पादन है वो अधिक नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि आदिम कृषि करते हैं तो उसमें उपज अधिक नहीं हो पाती है इनकी। जितनी इनको भरण पोषण के लिए चाहिए उतना उत्पादन ये नहीं कर पाते हैं। अतः ये लोग शिकार और जंगल से प्राप्त होने वाले कंद मूल फल से अपना भोजन करते हैं। तो जब कृषि से पूर्ति नहीं हो रही है तो शिकार भी करते हैं और जंगल से प्राप्त जो कंद मूल और फल है उस पे ये निर्भर रहते हैं। भोजन के संबंध में अनेक बातों का निषेध होता है। कुछ बात मतलब अनेक बातों का निषेध है, ये उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जैसे नागाओं में सबसे शक्तिशाली कुछ प्रथाएं हैं इसमें है जो मारम नागा है वो सुअर नहीं पालते। जो नागा की एक जाति है मारम वो सुअर को नहीं पालती है। और टेगर खुल नागा बकरी नहीं पालते तथा दूध का प्रयोग नहीं करते। टेगर खुल नागा है वो बकरी नहीं पालते हैं और ना ही बकरी का दूध पीते हैं। और ये देखो जो जनजातियाँ होती है उनके जो कानून होते हैं बड़े सख्त होते हैं। वो अगर सुअर जो मारम जाति है नागाओं की नहीं पाल रही है तो वो नहीं पालेगी। अगर ऐसा काम कर लेते हैं तो इनके जो समाज के लोग इन्हें बहिष्कृत कर देते हैं। तो यहाँ कानून बड़े सख्त है नागाओं के। फिर है सामाजिक व्यवस्था। नागाओं की सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में जैसे जनजातियाँ विश्व की जनजातियाँ भी की है और भारत की भी कर रहे हैं। तो एक प्रमुख बात यही है जो जनजाति होती है उसमें जो मुखिया होता है घर का, जो या वृद्ध व्यक्ति या कोई भी पुरुष होता है वो घर का मुख्य होता है और उसी के हाथ में सारी बागडोर होती है। ठीक।
परिवार प्रथा प्रचलित है। सम्मिलित परिवार का मतलब संयुक्त परिवार हो गया। कृषि कार्य में स्त्रियां पुरुषों के साथ कार्य करती है। आखेट करना केवल पुरुषों का कार्य है। कृषि कार्य स्त्री और पुरुष दोनों करेगी, मगर जो शिकार करना है वो केवल पुरुष करते हैं। प्रत्येक गांव में गांव का एक मुखिया होता है। गांव का मुखिया महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। परिवार और समाज के जो झगड़े होते हैं वो गांव का जो मुखिया होता है वो उन्हें सुलझाता है। और प्रत्येक नागा जनजाति के जो समूह है उनकी अपनी अलग से बोली और पोशाक होती है। ठीक है, जैसे अलग अलग समूह हैं तो उनकी अलग से बोली होगी और अलग से उनकी पोशाक होगी। तो मतलब पोशाक और बोली से ही आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये किस वर्ग के नागा है। जिससे इन नागा समूह के पारस्परिक झगड़ों का एक लंबा इतिहास है। यह कबीले में रहते हैं, अलग अलग समूह बना के रहते हैं, तो इनमें झगड़े भी होते रहते हैं। एक कबीले वाला दूसरे पे हमला करता है, दूसरे वाला इन पे आपस में संघर्ष होता रहता है। और अन्य जातियों की तरह नागा भी उप गोत्र में विभाजित हैं, लेकिन एक गोत्र के लोग एक निश्चित क्षेत्र में रहने के बजाय विभिन्न गोत्रों में अन्य उप गोत्रियों के साथ रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक गांव में 2-3 उप गोत्र के लोग पाए जाते हैं। जैसे अलग अलग गोत्र होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में नहीं रहकर नागाओं में वो एक साथ ही रहते हैं। तो जो गांव है वहाँ पर 2-3 गोत्र के लोग रहते हैं, एक ही गोत्र के नहीं रहते हैं। प्रत्येक उप गोत्र के लोग गांव के भीतर उच्च 4 दीवारी के भीतर रहते हैं। नागा लोग समूह में एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तथा एक दूसरे को उपहार देने की प्रथा है, जो सामूहिक सौहार्द का परिचायक है। नागा लोग एक से दूसरे गांव जाते हैं और पुरस्कार वगैरह यानी उपहार वगैरह देते हैं। अब एक देखो नागाओं में एक महत्वपूर्ण चीज़ है मोरंग। अब देखते हैं ये मोरंग क्या है। नागाओं का युवा ग्रह, ठीक है, ये क्या है? नागाओं का युवा ग्रह, यानी जो युवा लोग होते हैं, चाहे वो युवक हो या युवती हो, वो ये मोरंग एक इनका रहने का स्थान होता है। यहाँ पर ये अविवाहित युवक और युवतियाँ रहती है, जिसे मोरंग कहते हैं। नागाओं का युवा ग्रह जिसे मोरंग नाम से जाना जाता है, यहाँ सभी कुंवारे युवक युवतियाँ रहते हैं। इस मोरंग में नाच गाना होता है और इनको नागाओं की जो परंपरा है, इनकी जो संस्कृति है, उनकी शिक्षा दी जाती है। और नागाओं में समगोत्रीय विवाह नहीं होते, एक गोत्र से दूसरे गोत्र में इनमें विवाह होते हैं, एक ही गोत्र में ये विवाह नहीं होता इनका। और विवाह के पश्चात ये जो नागा है ये अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं। विवाह करने के तुरंत बाद ही ये अलग रहना शुरू कर देते हैं। यह माना जाता है कि मोरंग की स्थिति से गांव की स्थिति का आकलन किया जाता है, यानी मोरंग की स्थिति से गांव की स्थिति का आकलन होता है। अगर मोरंग का जो भवन है इनका बहुत ही अच्छा बना हुआ है, सुसज्जित है, तो उस गांव का पता चलेगा कि यह गांव कितना समृद्ध है। अगर जो मोरंग है वो अच्छा नहीं बना हुआ है, अच्छी सजावट नहीं है, तो उस गांव का पता चलता है कि गांव कितना डेवलप है या कितना धनवान है, कितना गरीब है। जो मोरंग है उसमें नाच गाने का साम्राज्य रहता है, नाच गाना होता है खूब वहाँ। वहाँ का जो वातावरण है मोरंगा वो उल्लास में रहता है, ठीक है। और प्रत्येक 3 वर्षों के बाद 12 से 14 वर्ष की आयु वाले लड़कों का एक नया वर्ग मोरंग में प्रवेश करता है। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग का जो लोग हैं, जो लड़के हैं, वो इस मोरंग में आते हैं। और मोरंग में आने का जो सिलसिला है ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। 6 से लेकर 7 वर्ष आयु के युवक युवतियाँ हैं इस मोरंग में आना शुरू हो जाते हैं।
प्रारंभ में नौजवारी होरी अपरिपक्व दल कहलाते हैं। जो लड़के 6 से 7 वर्ष के होते हैं वो जो मोरंग में आते हैं उसे नौजवारी होरी कहते हैं, यानी अपरिपक्व दल। उसके बाद 3 वर्ष बाद तुके बाहोरी, ठीक है, 3 वर्ष बाद जो अपरिपक्व दल होता है उसे तुके बाहोरी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है परिपक्व। वो 3 वर्ष बाद यह परिपक्व बन जाते हैं। मोरंग एक पाठशाला होने के साथ साथ एक मनोरंजन का केंद्र स्थल भी है, जहां नवयुवकों को वृहद समूह के साथ सामंजस्य स्थापित करने के योग्य बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त युद्ध सुरक्षा तथा अनेक प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाते हैं। मोरंग के सदस्यों पर अनुशासन रखने की व्यवस्था भी है। अगर वे अनुशासनहीनता करते हैं तो उन्हें दंडित भी किया जाता है। फिर नागाओं की नृत्य के प्रति विशेष रुचि होती है, विशेष रूप से मुट नृत्य। ठीक है, एक नृत्य का प्रकार है नृत्य मुट। ये जो मुट नृत्य है इनका, ये बहुत अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत अधिक लोकप्रिय है। ये बांस तथा लकड़ी की अनेक वस्तुएं बनाते हैं, जैसे बांस के बर्तन, मग, लकड़ी के चम्मच, बर्तन आदि। और विवाह के समय स्त्रियां प्राप्त करने के लिए लड़की के संरक्षकों को कुछ धन दिया जाता है। ठीक है, तो विवाह करने के लिए जो लड़के वाले क्या करते हैं, लड़की वालों को कुछ धन देते हैं। विवाह के समय दावतें एवं नृत्य होते हैं। इस जनजाति में बाल विवाह नहीं होते, यानी बहुत पुरानी आदिम जनजाति है और एक अच्छाई भी है इसमें कि इसमें बाल विवाह नहीं होते। ठीक। उसके अलावा ये जो जनजाति है जादू टोनों में विश्वास करती है, भूत प्रेतों में ये विश्वास करती है। तो ये थी नागा जनजाति। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई आपके। तो आज के लिए इतना ही। तो घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।